लेबनान की लड़ाई का आज 11वां दिन है और इजरायली फोर्सेस लगातार मार खा रही हैं मैदान में। देखिए, कल जिस तरीके से एक इजरायली सोल्जर मारा गया, 5 घायल हुए, उसकी डिटेल्स इजराइल ने एक्सेप्ट की, जबकि मेरी खबर है कि कम से कम 3 इजरायली सोल्जर मारे गए और 11 घायल हुए। उसके साथ साथ अच्छा, वो जो मैं आपको बता रहा था, जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे बिल्कुल गाजा के हूबहू, जिसमें एक इजरायली फोर्स को रेजिस्टेंस ने ल्यूर किया, लुभाया एक बिल्डिंग की तरफ जो पहले से जिसमें एक्सप्लोजिव्स थे। अब वो घटना एक अलग निकली। उसके बाद जो एक और जगह एक्सप्लोजिव छोड़ के एक इजरायली फोर्स को 2 जगह से काट दिया, मतलब जैसे अगर 15-20 लोगों की फोर्स है तो उनके बीच में छोड़ा और उससे वो जो 7 अलग हो गए, पीछे आगे वाले 7 अलग हो गए। वो एक इंसिडेंट हुआ। और तीसरा इंसिडेंट ये है, अच्छा, ये जो तीसरा इंसिडेंट है जिसमें इजराइल ने स्वीकारा है, बाकी दोनों में भी स्वीकारा नहीं है, इजराइल ने स्वीकारा, वो भी 1 डेथ और 5 इंजरीज। एक्चुअली 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। वो इंसिडेंट ये था कि एक घर के अंदर जेनिन में, वेस्ट बैंक, इजरायली सोल्जर्स घुसे और उसके अंदर पहले से 2 पैलेस्टीनियन फाइटर्स थे, घात लगा के बैठे थे और वो भी करीब 24 घंटे से इंतजार कर रहे थे। एग्जैक्टली जैसे कई बार गाजा में हमने आपको बताया है, लेबनान में भी ऐसे ही हुआ था। जो शमा या चमा एरिया है वेस्टर्न लेबनान में, जहां पर बहुत इजरायली मारे गए, वहां पर भी देखिए तो एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स अंदर रुके रहे काफी दिनों तक। ये तो और फिर जब इजरायली सोल्जर्स आए तो उनको मारा। ये जो देखिए टैक्टिक्स है, ये जो टैक्टिक्स है, ये बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव है और इसको लेके इस टैक्टिक्स का कोई तोड़ इजराइल के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो एक भाई सोल्जर्स अगर एक बार लड़के पीछे हट गए तो एक बात समझ में आती है, लेकिन वो वहीं पर कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोग वहीं पर रह गए और वो लंबे समय तक इंतजार उन्होंने किया, उनको ट्रेन किया गया। ये आईडीएफ नहीं कर सकती, वो एक कन्वेंशनल आर्मी है। और यही एक इजरायली एनालिस्ट ने भी आज कहा कि हमास को तुम लोग कन्वेंशनल आर्मी समझते हो, वो जब चाहती है तो कन्वेंशनल आर्मी हो जाती है, जैसे 7 अक्टूबर को हमला किया था। लेकिन वो बेसिकली एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कई सेल्स हैं उसमें, वो अपनी तरह से ऑपरेट करते हैं। और वही पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, वही हिजबुल्लाह भी है। उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, वो कभी एक स्ट्रक्चर्ड एक कमांड सिस्टम में आ जाते हैं, कभी उस कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ भी देते हैं। तो ये जो देखिए बात है, इसके लिए बहुत जो डिसिप्लिन चाहिए। दूसरी देखिए बड़ी खबर कि जो मैंने कल जिस नोट पे अपना वीडियो एंड किया था, वो आपको याद होगा कि इजराइल की हमास ने इजराइल के करीब 3 कैदी और 5 थाई नेशनल्स को रिलीज किया। उसके बदले जो 110 फिलिस्तीनी हार्डकोर कैदी रिहा होने वाले थे, उसमें नेतन्याहू ने अड़ंगा लगा दिया कि जो अर्बल यूहुद है, जो स्पेस साइंटिस्ट है जिसको रिलीज किया हमास ने कल, उसके साथ बदसलूकी हुई। लेकिन वो एक नहीं चली है ये नेतन्याहू, तो मैंने जो कहा था एग्जैक्टली वही निकला कि जो विटकॉफ, ट्रंप का जो इन्वॉय है, उसको ट्रंप ने कल ही भेज दिया था। और सोचिए इसी के लिए, और मैंने आपको बताया था कि वो इजरायलीज के साथ पूरे पब्लिक स्क्वायर में टीवी चल रहा है, वो पूरा देख रहा था और विटकॉफ वहां पर था। जब नेतन्याहू ने ड्रामा किया, विटकॉफ सीधे नेतन्याहू के पास गया, उसने कहा देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है, ड्रामा नहीं करो। फिर 110 फिलिस्तीनी कैदी कल रात तक छूट गए। उसमें जकरिया जुबैदी जैसे लोग हैं जिनके ऊपर 2002 के एक बड़े जो इजरायलियों का जो कत्लेआम हुआ था, 6 इजरायली मारे गए थे, सबके सब सेटलर्स और सबके सब जालिम। और वो जकरिया जुबैदी रिलीज हुआ। और भी जो 110 थे उसमें कई नाम मैं आपको सब तो नहीं बता सकता, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ नाम आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आज यानी 31 जनवरी 2025 आप अमरीश मिश्रा स्पीक्स का जो ये वीडियो है, आप फिर से आपसे अपील है अंत तक देखिए। माहौल देखिए बदल रहा है, धीरे धीरे ये चैनल ग्रो करेगा। मैं जो बीच बीच में बोलता हूं, कुछ लोगों ने कहा मैं धमकी देता हूं, मैं धमकी नहीं देता हूं, मैं अपने दिल की बात कहता हूं। दिल की बात आपको अच्छी लगे आप सुनिए, दिल की बात नहीं अच्छी लगे आप मत सुनिए, वो आपके ऊपर। अब देखिए जो यहां पर मेजर बात है, जो अबू उबैदा ने कल एक अनाउंसमेंट किया और उसकी राजनीति में आपको बताऊंगा कि वो अनाउंसमेंट अब क्यों हुआ है। अबू उबैदा ने कहा कि 7 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जो योद्धा हैं वो मारे गए, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ मोहम्मद दैफ।
अब यह्या सिनवार के बारे में तो सबको एक तरह से सार्वजनिक है कि वो जिस तारीख को मारे गए वीडियोस भी हैं। मोहम्मद दैफ को इजराइल क्लेम करता था कि 13 जुलाई 2024 को उसने एक एयर स्ट्राइक में मोहम्मद दैफ को मार दिया। हमास उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ना डिनाई कर रहा था। अभी कल जब 110 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स रिलीज हुए हैं, तब उन्होंने अनाउंस किया, अबू उबैदा ने अनाउंस किया कि 7 हमारे जो बड़े लीडर हैं वो शहीद हो चुके हैं। और लेकिन उनकी शहादत से हम अब देखिए 13 जुलाई को मोहम्मद दैफ अगर शहीद हुए थे, और बाकी मैं आपको नाम बताता हूं, उनकी पोजीशन भी बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। तो वो जो सारे लोग थे, उनके जाने के बाद हमास देखिए लड़ता रहा। मैंने आपको बताया कि फैयाद हुसैन और तमाम जो नई लीडरशिप है, मोहम्मद सिनवार, वो ऑलरेडी उभर के उसने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन मोहम्मद दैफ की जो पर्सनालिटी थी, मतलब क्या वो पर्सनालिटी थी, क्या वो थे, ये जो वीडियो है ये एक्चुअली उनको श्रद्धांजलि है। ये वीडियो उनको श्रद्धांजलि, हालांकि खबरें मैं सुनाऊंगा आपको जो इधर पूरी दुनिया की, वेस्ट एशिया की खास तौर पे, पर पूरी दुनिया की भी खबरें सुनाऊंगा। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन मैं आपको मोहम्मद दैफ ने जिस तरह की जिंदगी लीड की, उनके डिप्टी मरवान इस्सा, उनकी भी मौत का अनाउंसमेंट हुआ। ये देखिए, अभी अबू उबैदा ने जो कहा कि मोहम्मद अल दैफ जो कमांडर इन चीफ हमास के थे, जिन्होंने अल अक्सा जो पूरा 7 अक्टूबर का हमला हुआ था उसको कमांड किया था, उसके बाद उनके डिप्टी कमांडर मरवान इस्सा, उसके बाद गाजू अबू तमा, कमांडर ऑफ द वेपन्स एंड कम्बैट सर्विसेज सेक्शन ऑफ हमास, ये तीन हो गए। उसके बाद रईद थबेट, कमांडर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ हमास, ये 4 हो गए। फिर राफे सलामा, कमांडर ऑफ द खान यूनिस ब्रिगेड, ये 5 हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू द कमांडर ऑफ नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप ब्रिगेड, नॉर्दर्न गाजा के जो पहले हेड थे अहमद अल गंदूर, और सेंट्रल रीजन ब्रिगेड के, सेंट्रल गाजा के जो चीफ थे ऐमान नोफाल, ये 7 लोग मारे गए हैं। और ये सोचिए, ये 7 लोग तब मारे गए जब लेबनान की लड़ाई शुरू हुई थी, उसके पहले। और उसके बाद हमास ने जो लड़ाई लड़ी है, खासतौर पे जो नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप में, एक नए नेतृत्व, मैं उस समय भी आपको बताता था कि एक नया नेतृत्व उभरा है। 10,000 नए लड़ाके हमास ने एडमिट किए हैं। बिल्कुल वो नए लड़के हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग के साथ, उनको पहले ट्रेनिंग दी गई होगी, उसके बाद उन्होंने हमले किए। ये देखिए बड़ी बात जो हुई है। अच्छा, इसके पीछे का जो पूरा पॉलिटिकल सिनारियो है, प्लस जो 110 पैलेस्टीनियन प्रिजनर छूटे हैं, उनसे क्या एक नई राजनीति गाजा वेस्ट बैंक में शुरू होगी। वेस्ट बैंक में याद रखिए कि लगातार युद्ध चल रहा है, पैलेस्टीन अथॉरिटी भाग चुकी है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और आईडीएफ के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। और उसके साथ साथ रोज इजरायली सोल्जर्स अब मारे जाने लगे हैं, जैसे गाजा में हो रहा था, तो ये उस तरफ चीजें बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जॉर्डन बॉर्डर पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं आज जो हुई, उनसे एक चीज ये लग रही है कि जॉर्डन के अंदर से भी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है जो वेस्ट बैंक को सीधे मदद पहुंचा रहा है। पहले बात हुई थी कि जॉर्डन के माध्यम से ईरान ने अपने कुछ म्यूनिशंस जो है, कि जो हथियारों के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब एक्सप्लोजिव्स और गोले, मतलब गोला बारूद समझ लीजिए, वो ईरान ने भेजे। लेकिन अब इस बार ये समझ में आ रहा है कि जॉर्डन की तरफ से एक बड़ा मतलब जॉर्डेनियन रेजिस्टेंस का भी एक हिस्सा हेल्प कर रहा है। जॉर्डेनियन राजा को ये नहीं पता मुझे कि उनको उनकी मर्जी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बात है कि जॉर्डन ट्रंप के बयान से बहुत नाराज था। ट्रंप ने कहा था कि पैलेस्टीनियंस को तुम ले लो, और अच्छा, और उस बयान के बारे में भी आपको हम बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक चीज बताते हैं फिर दूसरे पे चले जाते हैं, ऐसे नहीं है। मैं हमेशा जो है इसको डिस्कर्सिव एक तरीका कहते हैं, इंग्लिश में डिस्कर्सिव वर्ड है, यानी जो आप एक बात कह रहे हैं उससे जुड़ी दूसरी बात आती है तो थोड़ा सा आप डिटोर लेते हैं, फिर उसी बात पे आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो देखने वाला श्रोता है उसका अटेंशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो सोचने पे मजबूर होता है। इट इज अ ब्रेख्तियन टेक्निक, इट्स अ वेरी साइंटिफिक ब्रेख्तियन टेक्निक टू बेसिकली एलिनेट द ऑडियंस एंड देन टू फोर्स द ऑडियंस टू थिंक अबाउट द होल थिंग, कि केवल भावना में नहीं बह जा रहे हैं। हम जैसे बता रहे हैं मोहम्मद दैफ के बारे में एकदम
ये जैसे अभी ट्रंप के बारे में बता रहे हैं, फिर कुछ कुछ जानकारी हमने दूसरी दे दी उससे जुड़ी हुई, तो आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे और आप देखिएगा कि जब ये हमारा प्रसारण खत्म होता है तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी भर जाती है जो आप नहीं समझेंगे, उसको बाद में आपको लगेगा कि अरे हमको ये सब भी देखिए याद हो गया अपने आप। ये याद कराने का भी तरीका होता है, ये जो डिस्कर्सिव स्टाइल होती है। अच्छा, अभी देखिए कि मोहम्मद अल दैफ, जिनके बारे में एक पूरा नारा, एक बड़ा जबरदस्त कि दए अल सैफ कबल अल सैफ नन रिजाल मोहम्मद दैफ, की मतलब पुट द स्वॉर्ड बिफोर द स्वॉर्ड, वी आर दी मैन ऑफ मोहम्मद दैफ। ये नारा इतना लग रहा, ये हमेशा से लगता, मतलब लंबे समय से, पिछले साल भी जब नवंबर में 2023 में प्रेसिडेंट एक्सचेंज हुआ था तब भी महिलाओं ने लगाया था। अब तो खैर पूरे वेस्ट एशिया में एक मोहम्मद दैफ के वो हो रहे हैं, उनको होमेज दी जा रही है। सारी मस्जिदें, न केवल गाजा वेस्ट बैंक की बल्कि वेस्ट एशिया की, लेबनान, यहाँ तक कि सीरिया की भी, इस तरह की जो तमाम जो जगह हैं, और जॉर्डन में, इजिप्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि इस पूरे बेल्ट में मोहम्मद दैफ की बातें हो रही है और यही नारा लग रहा है, पुट द स्वॉर्ड बिफोर द, यानी तलवार के आगे तलवार रखो, हम मोहम्मद दैफ के आदमी हैं। जो अरबिक में राइम करता है, क्योंकि अरबिक में तलवार को सैफ कहते हैं, तो मतलब दय अल सैफ कल्ब अल सैफ, कि मतलब आगे भी तलवार पीछे भी तलवार, और हम, और ये राइम होता है नन रिजाल मोहम्मद दैफ, कि हम मोहम्मद दैफ के आदमी हैं। तो ये जो देखिए बात है, मोहम्मद दैफ के बारे में ब्रीफली आपको बता दें कि उनका 1965 में उनका जन्म हुआ था, और वो उनकी फैमिली इसेंशियली कोकबा की है, जो कि अभी इजराइल में है, जहां से फिलिस्तीनी डिस्प्लेस हो गए थे। खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप में वो पले बढ़े। उन्होंने 1980s में इस्लामिक मूवमेंट यानी हमास को ज्वाइन किया। हमास मूवमेंट तभी शेख यासीन ने शुरू किया था, और ये ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कार्डर्स ऑफ हमास, यानी हमास के बहुत ही अर्ली ये कार्डर्स में से थे। उसके बाद इनकी बायोलॉजी की बैचलर्स डिग्री इनकी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से इन्होंने बैचलर की बायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री भी हासिल की, और फिर ये जो हमास का स्टूडेंट ब्लॉक है उसमें काम करने लगे। सबसे पहले 1989 में इनकी गिरफ्तारी हुई, फर्स्ट इंतिफादा उस समय चल रहा था। 16 महीने ये जेल में रहे, फिर ये छोड़े गए। उसके बाद इन्होंने 1990s में अल कसाम ब्रिगेड, उस समय सेना नहीं थी हमास की, या अल कसाम ब्रिगेड का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो कॉन्सेप्ट एक तरह से मोहम्मद दैफ ने शुरू किया। उन्होंने ऐसे पहले सेल्स बनाए, और उसके बाद उन्होंने एक 2005 में जाके 2004-2005 में जाके उसको सेना का रूप दिया। अब 1993-94 में जब ये सेल बना रहे थे तो गाजा स्ट्रिप में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको मास्टरमाइंड किया था मोहम्मद दैफ ने। एक बड़ी घटना 1994 में हुई थी, जब एक इजरायली सोल्जर नेस्टॉन वॉशमैन को उठाया गया था, किडनैप किया गया था, और उसके बदले वो इजराइल को पहला ब्लो लगा था, बहुत बड़ा ब्लो था वो, क्योंकि ऑस्लो अकॉर्ड्स के इमीडिएटली बाद हुआ था, और ऑस्लो अकॉर्ड्स में इजराइल ये समझ रहा था कि यासर अराफात से डील हो गई है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वगैरह बनने की बात हो गई है, अब ये मिलिटेंट मूवमेंट खत्म होगा। लेकिन मिलिटेंट मूवमेंट इस घटना से, ये जो नेस्टॉन वॉशमैन की जो किडनैपिंग, जिसमें मोहम्मद दैफ का डायरेक्ट हाथ था, उन्होंने डायरेक्ट नेगोशिएट किया, उसके वीडियोज है पुराने, तो वो जो पूरी किडनैपिंग हुई उसने एक पूरा टर्निंग पॉइंट था। और ऑस्लो अकॉर्ड से के बाद जो पेसिमिज्म था, या जो एक माहौल था कि शांति के नाम पे फिलिस्तीन को बेच दिया गया है, वो पूरा ये हुआ कि नहीं, और बड़ी फोर्स है जो आर्म्ड स्ट्रगल को मानती है, जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ेगी, वो इस सबसे सेटल नहीं होगी कि वेस्ट बैंक में थोड़ा सा 20% हिस्सा हमको दे दो, इससे वो सेटल नहीं होगी। उसके बाद 1996 में जो यह्या अय्याश, जो एक हमास के बड़े लीडर थे, उनका असैसिनेशन किया था इजराइल ने। उसके जवाब में जो 1996 में होली रिवेंज ऑपरेशन मोहम्मद दैफ ने प्लान किया, जिसमें 50 इजरायली सेटलर्स वर किल्ड, 50 इजरायली सेटलर्स मारे गए थे। फिर सन 2000 में ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सिक्योरिटी सर्विसेज ने, अपने ही लोगों ने उनको अरेस्ट किया था। उस समय यासर अराफात जिंदा थे, लेकिन फिर वो वहां से जेल से, लेकिन उन्होंने जेल ब्रेक किया, वो निकल गए। उसके बाद 2002 में वो उन्होंने अल कसाम ब्रिगेड, जो इसका आइडिया फ्लोट कर चुके थे,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ली और उसके बाद 2005 तक उसको एक बड़ी सेना में तब्दील कर दिया, वो जो सेल्स थे हमास के। फिर देखिए, फिर इजराइल ने इनको 7 बार असैसिनेट करने की कोशिश की। इसीलिए इनका नाम जो दैफ नाम पड़ा है, दैफ जो है वो अरबिक में गेस्ट कहते हैं। इनका नाम अल मसरी, एक मोहम्मद अल मसरी इनका असली नाम है। इनका नाम मोहम्मद दैफ कैसे पड़ा? क्योंकि ये भी अंडरग्राउंड जो लाइफ थी इनकी, वो ये लीड करते थे। इजराइल ने इनको 7 बार मारने की कोशिश की। सबसे खतरनाक 2014 में, जब इनकी वाइफ और एक बच्चे को मार दिया, लेकिन इनको नहीं मार पाए। और इनके जो इनका गेस्ट नाम, यानी दैव जो है अरबिक में, उसका मतलब होता है गेस्ट, मेहमान। मेहमान उसका नाम होता है। तो अब ये दैफ इनका नाम कैसे पड़ा? ये बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते थे और ये कभी एक जगह नहीं रहते थे। कई फिलिस्तीनी घरों में ये गेस्ट के रूप में रहते थे, आते थे, जाते थे, निकल जाते थे। कब आएंगे ये नहीं पता था, कब निकल जाएंगे यही नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। पूरे गाजा और वेस्ट बैंक में इन्होंने इसी तरह से जिंदगी लीड की अपनी शहादत तक, जो कि 13 जुलाई 2024 को हुई। पूरा इन्होंने इस तरह से अपनी लाइफ लीड की, इसलिए इनका नाम पड़ गया मोहम्मद दैफ। उसके बाद ये जो नाम है कि कैट, जैसे एक जो बिल्ली के बारे में कहावत है, दैट अ कैट हैज 9 लाइव्स, तो उसी तरीके से इनके बारे में भी एक कहावत हो गई कि ये भी एक मतलब उनको इजरायली कहने लगे कि ही इज अ कैट विद 9 लाइव्स, कि इसकी बहुत जिंदगियां। एक इजरायली जो एनालिस्ट है, उसने उस समय कहा था 2014 के बाद, उसने कहा था कि ये जो आदमी है मोहम्मद दैफ हमारा दुश्मन है और हम इसको मारने के लिए मरे जाते हैं और ये हमको मारने के लिए मरा जाता है, लेकिन बहुत ही वर्दी ओपोनेंट है। ये ऐसा दुश्मन है जिसकी जो काबिल तारीफ है। और अच्छा, ये सिनवार के बारे में भी यही बातें कही जाती। मोहम्मद दैफ के बारे में उसने कहा कि ये बड़ा एक जबरदस्त आदमी है और आज बहुत अच्छा होता अगर ये हमारे लिए लड़ता। ये इस तरह की चीजें, दुश्मन देखिए क्या है ना कि दुश्मनों की रिस्पेक्ट, ये भी अब इजराइल जैसी शैतानी फोर्स जो किसी की रिस्पेक्ट कुछ में नहीं करती, गुंडों का, लंपटों का अड्डा है, उसमें भी कुछ ऐसे लोग बताइए हैं जो इस तरह की बात करते। ये दिखाता है जो कैसे गुंडों लंपटों को भी अपनी बहादुरी से कैसे हमास फाइटर्स ने बदल दिया, ये कहलवाने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद देखिए 2021 में जो स्वॉर्ड ऑफ जेरूसलम लड़ाई हुई थी, जिसमें एक शेख जर्रा जो नेबरहुड है जेरूसलम में, उसको पूरा इजराइल खाली करवा रही थी और उन्होंने कई अल-अक्सा मस्जिद पे वायलेशंस किए थे। उस पर पूरा जो कसाम ब्रिगेड्स यानी हमास के ब्रिगेड्स थे, इन्होंने जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया था, मैसिव बम्बार्डमेंट, और उससे इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से उन्होंने हथियार डाल दिए थे और शेख जर्रा को उन्होंने छुआ तक नहीं। और उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा काम था अक्टूबर 7, 2023, जो मोहम्मद दैफ के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा और एक तरह से इनका जो नाम है वो इतिहास में अमर है। उसके बाद देखिए इनके जो डिप्टी मरवान अब्दुल करीम अल इस्सा, अब मरवान इस्सा के नाम से इनके डिप्टी, ये देखिए ये बुरेज कैंप गाजा में, सेंट्रल गाजा में पैदा हुए 1965 में, ये भी पैदा हुए मोहम्मद दैफ भी। यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में ये भी थे। 1987 में इनको सबसे पहली बार अरेस्ट हुए ये। उसके बाद इनको भी पैलेस्टीन अथॉरिटी ने 1997 और 2000 के बीच गिरफ्तार रखा और ये भी निकल गए। उसके बाद ये मोहम्मद दैफ के ये असिस्टेंट बन गए और इन्होंने भी 7 अक्टूबर की जो प्लानिंग है उसमें बड़ी भूमिका निभाई। अब देखिए, अब जो 110 फिलिस्तीनी कैदी रिहा हुए हैं, उनमें देखिए एक समय अल शौबाकी हैं, उनके बाद थोड़ा सा बता दें आपको, एक समय अल शौबाकी हैं जो कि 22 साल जेल में रहे और उनके ऊपर वो और 50 साल जेल में रहने का उनको सेंटेंस है, यानी डबल ट्रिपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उसके बाद ये 22 साल बाद छूटे और इन्होंने छूटते ही महत्वपूर्ण बातें कही हमास के बारे में, जो हमास को, जिसके बारे में मैंने शुरू कहा था, ये शुरू में कहा था कि जो पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बदल गया है ये 110 कैदियों के रिहा होने के बाद। उसके बाद देखिए
जकरिया जुबैदी, अब ये देखिए एक ऐसे फाइटर हैं, ये मैंने आपको ये 2002 में, कल मैंने बताया था कि 2002 में एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 6 इजरायली सेटलर्स मारे गए थे, उसके ये मास्टरमाइंड है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जकरिया जुबैदी ये हमास की नहीं थे, ये अल अक्सा ब्रिगेड के थे। किसके? फतेह के, यानी जो यासर अराफात महमूद अब्बास की पार्टी। तो फतेह पार्टी का जो एक आर्म्ड विंग था अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड, जो कि ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद ऑलमोस्ट उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें ये लोग जकरिया जुबैदी वगैरह लगे रहे, उसमें लड़ते रहे, कभी हमास का ये हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये लड़ते रहे। इन्होंने 2002 में बड़े बड़े कांड किए, 2004 में किए, 2007 में किए, 2011 में किए। उसके बाद अल्टीमेटली 2019 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और मतलब इनकी 2011 के बाद गिरफ्तारी हुई। फिर गिलबिया जो प्रिजन ब्रेक था 2019 में, उनको उन्होंने वो किया, लेकिन उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई। तो वो लेजेंडरी नाम है, स्पेशली जो नॉन हमास फाइटर्स हैं, जो बाकी फैक्शंस के उनमें। और जकरिया जुबैदी ने आके पता क्या कहा निकल के, कल उन्होंने निकल के कहा कि ये जो प्रिजनर रिलीज हुआ है, ये जो हमास ने कराया है, इट इज अ रेफरेंडम ऑन रेजिस्टेंस। यानी जो उन्होंने महमूद अब्बास की पूरी लाइन को निगेट किया, उन्होंने कहा कि यह रेफरेंडम है कि रेजिस्टेंस सही है, महमूद अब्बास गलत है। यह जकरिया जुबैदी की जबान मुंह से निकलना, जो दसियों हजार, देखिए महमूद अब्बास के पास कुछ नहीं तो 1 लाख का तो सपोर्ट है ना, 1-1.5 लाख का। वेस्ट बैंक में 30 लाख जनता है, तो उसमें करीब उसके 25 से 30 हजार फाइटर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं 35 हजार हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उनके परिवार के भी बहुत सारे लोग जो फाइटर्स हैं वो हमास के साथ हैं, लेकिन फिर भी हम 1-1.5 लाख 2 लाख मान लेते हैं उसका सपोर्ट बेस है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक 30 लाख की 29 लाख की पॉपुलेशन, जकरिया जुबैदी ने उस सपोर्ट बेस को हिला दिया है। और ये जो उन्होंने काम किया है, इससे देखिए बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा है। उसके बाद बाकी जैसे एडिटर अली फरजल्ला थे, इनको भी 20 साल की सजा ये काट चुके हैं, ये निकले। उसके बाद एक कैदी जो है वो आप सोचिए अरेस्ट हुआ था 2022 में, रिश्क उसका नाम है, अल रिश्क। एक कैदी 2022 में अरेस्ट हुआ था, और किस चार्ज में अरेस्ट हुआ था? इतमार बिन गिवर का वो असैसिनेशन प्लान कर रहा था, 2022 में अरेस्ट हुआ था, अभी यंग है वो। और अल रिश्क को जब गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जब वो छोड़ा गया, तो इतमार बिन गिवर ने कहा कि अरे भाई ये तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था, इसको छोड़ दिया तुमने। बताइए, मुझको मारने की प्लानिंग कर रहा था, इसको आपने छोड़ दिया, ये इतमार बिन गिवर ने कहा। अब आप बताइए, जब ये हालत है, आपको ये बताई गई बात कोई किसी ने बताई? किसी भी चैनल ने या किसी भी उसने बताई? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो देखिए सारी बातें हैं, ये आप, अब बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमसे कहते हैं कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि हम देखिए आप उनके बारे में जो मैंने जिनका वो जिस आदमी का जो मुझसे कंटेंट चोरी करता है, उसका मैंने लगा के पूरा एक्सपोज किया था, उसको आगे भी करता रहूंगा, और ऐसे और लोगों को भी करता रहूंगा। तो ये जो पूरी बात है, उसको उसके पक्ष में आके बोलने वाले लोग, या ये जानकारी है उस आदमी के पास? है जानकारी? नहीं है ना। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इतमार बिन गिवर ने, ये देखिए महीन बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, यही किसी चीज को हिट या फ्लॉप बनाती। और उसके बाद आगे देखिए, आगे भी जो पूरे वेस्ट बैंक में लड़ाई हुई, देखिए नाब्लस में आज हवारा में एक जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आईडीएफ की फोर्सेस को मोलोटोव, मतलब यंग लड़कों ने वहां पर मोलोटोव कॉकटेल से पीछे किया। उसके बाद देखिए जो फहमा अराबा, जो कि जेनिन में, अराबा, फहमा, कफ्र राय, ये तीनों जेनिन में थोड़ा दूर हैं, जो जहां पर आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा है उससे थोड़ा दूर है। वहां पर भी आर्म्ड क्लैशेस हुए, वहां पर भी जनता देसी हथियार लेके निकल आई, उसने गोली चलाई। उसके बाद देखिए अल खदेर बेतलहम में लड़ाई हुई, जिसमें 2 फिलिस्तीनी घायल हुए, 1 सेटलर घायल हुआ। सेटलर्स और फिलिस्तीनियों में डायरेक्ट लड़ाई चल रही है इस समय। सेटलर्स आर्म्ड हैं, जैसे मैंने बताया, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं बड़ी संख्या में कहीं अटैक करने की। और वो हो सकता है करें, हम ये नहीं कह रहे आगे, लेकिन
उसके लिए जो एक इजराइल एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। वो वेस्ट बैंक में कोई बड़ी जीत तो हासिल करे ना, तब वो सेटलर्स को छोड़े फिलिस्तीनियों के, तब वो जो एजेंडा है कि वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का वो लागू हो। तुम बड़ी जीत तो हासिल करो, तुम तो लगातार यहां मारे जा रहे हो, वो तो गाजा की तरह वेस्ट बैंक होता चला जा रहा है। उसके बाद देखिए जो अल अरूब कैंप है हिब्रॉन, ये भी वेस्ट बैंक में, यहां पर भी देखिए गोली चली, दोनों तरफ से लगातार रेजिस्टेंस हो रहा है। सेटलर्स जो हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। फिर देखिए लेबनान में कुछ जगह इजरायलियों ने आज बम्बार्डमेंट किया। कल जैसे मैंने बताया था 24 लोग जिसमें घायल भी हुए थे। आज भी इन्होंने एन अल हिलवा जो कैंप है जहां पर मोहम्मद दैफ की मार्टिडम का एक सेलिब्रेशन हो रहा था, मतलब एक उस श्रद्धांजलि दी जा रही थी, रैली निकल रही थी, तो वहां पर भी इन्होंने बम्बार्डमेंट किया, लेकिन उसमें कोई मारा नहीं गया। और ये लगातार इजिप्ट में भी इस तरह से हुआ, जॉर्डन में भी हुआ, हर जगह जो मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी, ये पूरा नाम मोहम्मद दैफ का था, जो कि दैफ नाम पड़ा, मैंने बताया क्यों, क्योंकि दैफ को अरबिक में गेस्ट कहते हैं, मतलब दैफ का मतलब अरबिक में गेस्ट होता है। उसके बाद देखिए ट्रंप ने एक नॉन सीरियस बयान दिया कि नहीं वो इजिप्ट और जॉर्डन को जो मैंने कहा है वो करेंगे, मैं भी उनके लिए बहुत करता हूं। ये फिर नॉन सीरियस बयान, मतलब ट्रंप का पूरा दिख जाता है। ट्रंप का जो असली एजेंडा डीप स्टेट से लड़ना अमेरिका में, उसने शुरू कर दिया है। FBI के अंदर उसने बहुत सारे लोगों को मार के भगा दिया है। उसके बाद उसने जो फार्मा कंपनीज हैं उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। और उसने डाइवर्सिटी के नाम पे जिस तरीके से बाइडेन ने अलग अलग बहुत इनकॉम्पिटेंट फोर्सेस को अब जैसे अमेरिका में अभी क्रैश हुआ है, एक अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन, मैंने कल बताया था, ब्लैक हॉक डाउन हेलीकॉप्टर से क्रैश कर गया, ये कैसे संभव है? तो उसने ट्रंप ने कहा कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डाइवर्सिटी के नाम पे उसमें हैंडीकैप्स बहुत सारे लोगों को रख दिया था, मेंटली जो हैंडीकैप, डाइवर्सिटी के नाम से। इतनी सेंसिटिव जगह तुम ये करोगे, डाइवर्सिटी के नाम पे तुम्हें अगर रखना है विकलांगों को एक उसको, तो कुछ और सेफ जॉब्स में रखो। इस तरह का काम उनको दे दोगे जो उनसे होगा ही नहीं। ये देखिए पूरी एक सिचुएशन है। फिर देखिए कलकलिया जो है अजुन वेस्ट बैंक में, वहां फिर लड़ाई हुई और वहीं पर सेटलर्स और फिलिस्तीनियों के बीच। उसके बाद जो एक बड़ी घोषणा आज हमास ने की कि 1 फरवरी की शाम और 2 फरवरी के बीच वो तीन और कैदी छोड़ रहा है। उन तीनों के नाम है, तीनों मर्द हैं और मेल हैं, ऑफर कैल्डेरॉन, कीथ श्मोन्सनेल सीगल और यार्देन बीबास। ये 3 जो इजरायली कैदी हमास के पास है, ये छोड़े जाएंगे 1 फरवरी यानी कल, और कल शाम तक या फिर परसों। और इसके बदले 90 फिलिस्तीनी कैदी और छूटे, और वो भी ऐसे हार्डकोर। अब देखिए इसमें लगातार एक माहौल बन रहा है मरवान बरगूती के छूटने का। वो बहुत बड़ी घटना होगी, मेरे ख्याल से वो सबसे भयंकर घटना होगी। और ये जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इन्होंने भी मोहम्मद दैफ की शान में इन्होंने भी सलामी दी, बिल्कुल सशस्त्र सलामी इन्होंने दी। ये देखिए एक पूरा जो आज का एक वीडियो है, आशा आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।